नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम त्रिपाठी साहित्य चेतना के माध्यम से आज यूजीसी नेट जून 2026 के लिए इकाई 5 और उसमें भी मैंने कल पहले वाले वीडियो में यह चर्चा की थी कि हम छोटी रचनाओं को पहले उठाएंगे, पहले उनको कवर करेंगे, फिर इसके बाद ही हम आगे किसी बड़ी रचना की तरफ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि बिहारी की बहुत बड़ी रचनाएं नहीं हैं, 50 दोहे ही लगे हुए हैं, तो यहीं से ही शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए देखिए, बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिनके विषय में इतने लोगों ने, इतने आलोचकों ने, इतने जो है इतिहासकारों ने लिख दिया है कि कई बार सोचने की बात आ जाती है कि बिहारी के एक ही ग्रंथ में अगर इतना प्रचलन या इतना जो है उनको प्रसिद्धि मिल गई, तो अगर और ग्रंथ उन्होंने लिखे होते तो शायद कुछ और बात होती। फिर भी बिहारी प्रसिद्ध हैं अपनी बिहारी सतसई के लिए। उनका पूरा नाम है बिहारी लाल चौबे। इनका जन्म 1595 में ग्वालियर के पास हुआ था। ये रीति सिद्ध काल के कवि हैं और सिद्ध धारा के कवि हैं एक तरह से कहा जाए, और मतलब अपनी धारा में प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। बिहारी ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक ही रचना के बल पर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है, और उनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। और बिहारी जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के जो है संरक्षण में रहते थे, इनके आश्रय में रहते थे। और आगे इनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में चर्चा करें तो बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारी कवि हैं। इन्होंने नायक नायिका के प्रेम एवं उनकी शारीरिक चेष्टाओं और हाव भाव का अद्भुत वर्णन किया है। यह जो है राजा जयसिंह के प्रसंग में भी शुरुआती ही एक दोहे से आता है, जो काफी प्रचलित हुआ था, जो आगे हम पढ़ेंगे। इनमें नखशिख वर्णन और नायिका के रूप सौंदर्य को जो है इन्होंने सजीवता से वर्णन किया है। बिहारी की यही खासियत है कि जो भी लिखते हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से, और भावों का तो उसमें समझिए कि लेखनी ऐसी चली हुई है कि ग्रियर्सन कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि बिहारी से बड़ा कोई लेखक नहीं। तो बिहारी ऐसे कवि हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि गागर में सागर भरने की क्षमता है इनमें, और इसे सामासिक शक्ति कहा जाता है। बिहारी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यही है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भर देना, ये उनकी कला का शिखर है। जैसे उनके दोहे अर्थ के गंभीर सागर की तरह हैं, जिनमें एक एक शब्द नपा तुला है। और बिहारी नीति और ज्ञान की त्रिवेणी कहे जाते हैं, क्योंकि भक्ति काल के बाद जब रीति काल आता है तब उसमें एक परंपरा बन जाती है, एक शैली जो है उसी का सभी अनुसरण करते हैं। बिहारी कुछ उससे हटते नहीं, पर हाँ कुछ उससे अलग जरूर करते हैं कि इनमें भक्ति, नीति और ज्ञान, इन तीनों का समावेश पाया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि बिहारी सतसई में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि 3 धाराओं का संगम मिलता है, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें राधा कृष्ण की आराधना के दोहे हैं, और नीति में व्यवहार और चतुरता से रहने की सीख है। इसके बाद ये विद्वान भी थे, तभी इनके जो है एक ही रचना को इतनी प्रसिद्धि मिली, जो गागर में सागर भरने की क्षमता आई, इनकी विद्वता के कारण आई कहीं ना कहीं। आगे हम इनके शिल्प विधान पर बात करेंगे। और बिहारी की भाषा जैसा कि आप सब जानते हैं ब्रज भाषा है, और सरस है, एक तरह से कहा जाए मधुर है। इन्होंने मुख्य रूप से दोहा छंद और कुछ जगह सोरठा छंदों का प्रयोग किया है। और बिहारी को अलंकारों का राजा कहा जाता है। इसके पीछे का कारण है उनकी रचना शैली, उनका विद्वत ज्ञान जो उन्होंने अपनी बिहारी सतसई में दिखाया। उन्होंने अन्योक्ति, रूपक, उपमा और श्लेष का स्वाभाविक प्रयोग किया है। बिहारी की एक खासियत है कि उन्होंने कम लिखा पर इतना अच्छा लिख दिया कि एक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी एक ही रचना ने उन्हें इतनी ख्याति प्राप्त करा दी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, हम उसी से शुरू करते हैं। हमें अधिक समय नहीं इसमें व्यर्थ करना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा संपादित इस बिहारी रत्नाकर में जो भी दोहे हैं उनमें से 50 दोहे जो है हमें पढ़ने हैं मात्र। चलिए शुरू करते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। इस पंक्ति का एक तरह से भाव कहें तो पहले तो कवि ने राधा जी की स्तुति की है और अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की है। इस पहले दोहे में बिहारी जो है राधा जी से, जिनको एक तरह से उन्होंने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी में रखा हुआ है, और उनसे कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्याम हरित द्युति होई। अर्थात श्याम मतलब कृष्ण, हरित द्युति मतलब हरे रंग के हो जाते हैं। यहाँ देखिए हरित द्युति के दो अर्थ हैं।
एक तो परछाई से रंग का हरा हो जाना है, दूसरा हरित का अर्थ है प्रसन्न या हर्षित होना। कारण क्योंकि जब राधा कृष्ण का मिलन होता है तब वहां भी यही दो भाव झलकते हैं, है ना। तो एक तात्पर्य तो उसका यही हो गया कि भाई श्याम का जो है हरा रंग हो गया, और दूसरा है जो कि कृष्ण प्रसन्नता से जो है हर्षित होकर के उनके चेहरे पे कांति आ गई, चमक आ गया, या तो कहें प्रसन्नता से खिल उठे। ये दूसरा उसका भाव है। और इस पद में जो है ब्रजभाषा का प्रयोग है और मधुर और प्रवाहमयी शब्द शैली है। अलंकार श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग हरित द्युति शब्द में है। रूपक अलंकार भवबाधा में यहाँ जो है दोहा छंद का उपयोग है। यह दोहा मंगलाचरण के रूप में है जिसमें राधा की भक्ति और महिमा का वर्णन है। पहले दोहे में राधा की भक्ति और महिमा का वर्णन है। अपने अंग के जानी के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब की बड़ो याफा कीन। इस पंक्ति में बिहारी नायिका के यौवन और अंगों की सुंदरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि चतुर यौवन रूपी राजा ने नायिका के अंगों को अपना जानकर उसके स्तन मन नयन और नितंबों की अधिक वृद्धि कर दी है। यहाँ यौवन नृपति से जो है तात्पर्य है यौवन रूपी राजा, है ना। और राजा यौवन है तो उसने क्या किया है, अंगों की वृद्धि कर दी है, जो एक तरह से स्वाभाविक वृत्ति ही है, प्राकृतिक ही है। तो एक तरह से कहा जाए तो सुंदरता में चार चांद लगाने का काम किया है। यही इस दोहे में बिहारी के कहने का आशय है। और यौवन नृपति में जो है रूपक अलंकार है, इसमें नायिका के शारीरिक सौंदर्य और यौवन के उभार का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। हाँ। अरतें टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ चले चित्त चतुराई नयन। देखिए बिहारी जी ने यहाँ जो है नायिका के चित्त चतुराई और नयनों की बढ़ती हुई चंचलता का वर्णन किया है। और यौवन जब प्रथम दृष्टया किसी पर हावी होता है तब इन्हीं तीनों का जो है प्रभाव अधिक होता है। चित्त चतुराई नयन, इनका तीनों का जो है प्रभाव अधिक होता है। यहाँ बिहारी के कहने का आशय ही यही है कि नायिका के चित्त और उसकी चतुराई नयन किसी भी तरह से रोके नहीं रुक रहे हैं, मानो कामदेव ने उन पर अपनी मोहर लगा दी हो। वे होड़ा होड़ी एक तरह से जैसे प्रतिस्पर्धा करते हुए चल रहे हैं। यहाँ अंगों की जो है स्वाभाविक वृत्ति का वर्णन किया गया है कि अपने आप जो है चित्त मन और जो है उसकी चंचलता स्वयं कार्य कर रही है, उसका उन पर कोई बस नहीं रह गया है। इस दई मरक मनुमैन में उत्प्रेक्षा अलंकार है और चित चतुराई नयन में जो है यहाँ जो है मानवीय अलंकार उपस्थित है। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। औरे औप कनी निकनु गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। देखिए एक चीज जो इसमें सबसे पहले समझने की चीज है कि बिहारी के सोचने का, बिहारी के चिंतन करने का एक लेवल देखिए कि वह जो है नायिका के आंखों की पुतलियों की सुंदरता और उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात कि नायिका की आंखों की पुतलियों की चमक औरों से भिन्न है और श्रेष्ठ है। वे मानो वो सिरताज हैं, ऐसी लगती हैं जैसे प्रियतम के प्रेम की बनी ठनी हुई लाज। और यहाँ पुतलियों के गहरे रंग को लाज से जोड़ा गया है जो प्रेम की निशानी है। इस देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ उपस्थित है। कहाँ? मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। इस पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार उपस्थित है और भाव इस पंक्ति का, इस दोहे का यही है कि आंखों के सौंदर्य के माध्यम से प्रेम की गहराई का वर्णन किया गया है। अगले दोहे में यहाँ स्पष्ट नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है पसनी कज्जल चख जख लखन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों नृपति हुई भोग वै लहि सुदेश सब देहु। इस दोहे में बिहारी का देखिए तात्पर्य है कि नायिका के नेत्रों को उन्होंने मछली के समान बताया है और इस दोहे में प्रेम के शुभ मुहूर्त का वर्णन किया है। देखिए बिहारी के अनुसार नायिका के नेत्रों में काजल लगाना ऐसा है मानो मीन जो लग्न होती है उसमें प्रेम का जो है, प्रेम के शुभ दिन का उत्पन्न हुआ हो, जन्म हुआ हो। कवि ऐसा कहते हैं कि ऐसे शुभ योग में भला क्यों न राजा बनकर, राजा का तात्पर्य ही यही है यौवन, जो यौवन का जो अभी ऊपर एक पंक्ति आ चुकी है कि कैसे कामदेव का जो है वर्णन करते हैं, कैसे उसका जो है पूरा प्रभाव हो जाता है यौवन में। वहीं इसका भाव है कि राजा बनकर सब देश सुदेश का भोग किया जाए, यानी कि प्रेम का आनंद लिया जाए। इस पंक्ति में बिहारी स्पष्टतः नारी के नेत्रों को मछली के समान बताते हैं और प्रेम का जो है उदय, प्रेम का जन्म एक तरह से बताते हैं कि प्रेम का जन्म हुआ है, इसीलिए क्यों ना राजा बनकर सारे सुखों का और प्रेम का जो है आनंद लिया जाए। और इस पंक्ति में देखिए पहले तो रूपक और ज्योतिषीय संकेतों का प्रयोग हुआ है ना। ये जो मीन आया हुआ है यह एक लग्न के रूप में प्रयोग हुआ है। मीन का तात्पर्य होता है मछली, लग्न के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यहाँ ज्योतिषीय अंकों का संकेतों का प्रयोग हुआ है। और इस
पंक्ति का भाव ही यही है कि प्रेम के उदय और उसके आनंद की चरम सीमा का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसती नाही, मन मथ नेजा नोक सी, खुबी खुबी जिय माही। देखिए कितना बिहारी के लेखनी का कितना प्रभाव है कि लिख रहे हैं तो महसूस भी हो रहा है कि इस दोहे में नायिका के मन में चुभे हुए प्रेम के दर्द का वर्णन है। नायिका कहती है कि प्रेम की यह चुभन नटसाल, देखिए एक चीज जो यहाँ नटसाल लिखा हुआ है, नटसाल से तात्पर्य एक प्रकार का घाव या फोड़ा। तो प्रेम की जो चुभन है वह नटसाल की तरह ही है, जो किसी भी तरह से निकलती भी नहीं है, यानी कि मतलब लगी हुई है, जो घाव है वह है भी और निकल भी नहीं रहा है। और दूसरा जो इसका भाव दिया हुआ है बिहारी जी ने कि मनमथ मतलब कामदेव, नेजा नोक मतलब उनके भाले की नोक की तरह, या खूबी मतलब अंदर गड़ी हुई है और किसी भी तरह जो है यह हमारे हृदय से नहीं निकलती है। यही इस दोहे का भाव है। इसमें जो है उपमा अलंकार नटसाल सी और मनमथ नेजा नोक सी, इनमें उपमा अलंकार का वर्णन है। इसमें इस दोहे में प्रेम की पीड़ा और उसकी गहराई का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला दोहा कि जुवती जौह में मिल गई, नैक न होती लखाई, सौधे के दौरे लगी, अली चली संग जाई। इस दोहे में नायिका की सुंदरता और सुगंध के कारण उसकी पहचान का वर्णन है। देखा जाए तो नायिका चांदनी, जिसको यहाँ जो आया हुआ है शब्द, इसको हमारे क्षेत्र में जोन्हरी भी कहते हैं और इसका तात्पर्य ही है कि चांद की चांदनी। तो नायिका जो है चांदनी में इतनी घुल मिल गई है कि थोड़ी सी भी दिखाई नहीं देती। उसकी सहेली उसकी सुगंध के पीछे पीछे, यानी सुगंध का जो धागा का तात्पर्य यहाँ कि उसके सुगंध के पीछे पीछे चली जा रही है उसके साथ साथ, यानी सुगंध से ही उसकी पहचान वह कर पा रही है। तो देखा जाए तो एक तरह से यहाँ नायिका के गोरे रंग और शरीर की सुगंध का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है और सौंधे के डोरे में यहाँ रूपक अलंकार का वर्णन है। ब्रज भाषा है इसकी। चलिए अगले दोहे में चलते हैं। हों रीझी लख रीझी हों, छवि छबीले लाल, सोन जुही सी होती, दुत मिलत मालती माल। कितना सुंदर दोहा है। इस दोहे में नायिका अपनी सुंदरता की तुलना सोन जूही के फूल से करती हैं। नायिका अपने प्रियतम छबीले लाल से कहती हैं कि मैं तो रीझ गई हूँ, तुम भी मेरी सुंदरता देखकर रीझ जाओगे। मेरा शरीर सोन जूही के फूल की तरह है, सोन जूही के फूल के जैसा है, जो मालती माला के मिलने पर और भी अधिक चमक वाला और भी अधिक कांति वाला हो जाता है, यानी अधिक सुंदर लगने लगता है। इस दोहे का भावार्थ ही यही है। इस दोहे में बिहारी जी ने सोन जूही सी होती दुति मिले जो है, इसमें यहाँ उपमा अलंकार की उपस्थिति है। इसमें नायिका के आत्मविश्वास सुंदरता का वर्णन है, जो प्रियतम के मिलन से और भी बढ़ जाता है। चलिए आज का प्रसंग इतना ही, बाकी दोहे हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।